वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो आप लोगों की दीपावली कैसी रही? खूब मौज मस्ती की ना? चलो ठीक है, अब दीपावली का त्यौहार निकल गया है, अब आपको अच्छे से पढ़ाई में लग जाना है। ओके, और चैप्टर नंबर 19 है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसका कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, यानी कि इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 19 है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सड़क सुरक्षा भी एक चैप्टर दे रखा है, उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है आपकी साइंस सब्जेक्ट का, और साइंस है आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपका 2020 का ये सिलेबस दिया गया था, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पूरी साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम साइंस की रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, और इंग्लिश की जो क्लास है वो पेंडिंग में पड़ी है, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 है, जिसका नाम है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो इससे पहले आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें। हर एक ग्रुप में वगैरह में आप शेयर कर दीजिए, और अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ मेन पॉइंट है, इनको आपको अच्छे से समझना है इनमें, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं। कुछ आंकड़े हैं वो भी आपको याद रखने हैं, और मैं बताता जाता हूँ, आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए चैप्टर 19 है, लिख देता हूँ चैप्टर का नाम जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। दिवाली की छुट्टी की थी आपकी 5 दिन की, अब क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपको पढ़ाई ड्रॉप नहीं करनी है, कंटिन्यू बने रहना है। ठीक है, हर एक वीडियो को अच्छे से आपको देखना है, और पिछली जो भी वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हो। और जिस टॉपिक से रिलेटेड या जिस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर आपकी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं, जैव विविधता को लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, ये होता है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। देखिए, अब बात करते हैं इसमें हम सबसे पहले जैव विविधता की, क्योंकि जो चैप्टर का नाम होता है उसके बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है कि जैव विविधता क्या होती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, जैव विविधता की, तो देखिए जैसा कि आपको पता चल रहा है, जैव विविधता में 2 शब्द हैं, एक तो है जैव और एक है विविधता। जैव का मतलब होता है जीवन, ठीक है, और विविधता का मतलब होता है विभिन्नता, यानी कि जीवन की विभिन्नता। ठीक है, मोटा मोटा यदि अर्थ लगाया जाए जैव विविधता का या कि बायोडाइवर्सिटी का, तो इसका मतलब होता है कि जीवन की विभिन्नता। तो जीवन की विभिन्नता से मतलब है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी जीव हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं या विषमताएं, ये क्या कहलाती हैं? ये जैव विविधता के अंदर आता है। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ठीक है, जीव पाया जाता है। पहले तो आपको ये समझना चाहिए था कि पृथ्वी पर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, या इकोलॉजी सिस्टम के बारे में। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में बात करते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक पाए जाते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटकों में बात की जाए तो देखिए, पशु प्लस पादप, यानी कि एनिमल और प्लांट आते हैं। ठीक है, और मानव की बात की जाए तो मानव भी किसके अंदर आता है? एनिमल के अंदर आता है, यानी कि पशु के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन कैसा है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड पशु है। ठीक है, यानी कि ये सभ्य पशु है, इसको हर चीज के बारे में नॉलेज है, ये अपना दिमाग पूरी तरह से यूज करता है। और बाकी जानवर होते हैं वो अपने दिमाग को प्रॉपर यूज नहीं ले पाते, इसी कारण वो क्या, उनमें सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, और पादप यानी प्लांट्स, तो ये होते हैं जैविक तत्व। और अजैविक की बात की जाए तो जीवाणु हैं,
विषाणु हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। तो ये हो जाता है पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि हमारी पारिस्थितिक तंत्र में एक छोटे से छोटा लेकर, एक बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े जानवर तक, जैसे कि हाथी देख लीजिए और यहां पर देख लीजिए जीवाणु, यानी छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा जानवर तक पाया जाता है, ठीक है, बड़े से बड़ा जीव पाया जाता है, या जीव या अजीब की बात करें तो ये इन सब के अंदर, इन सब की प्रजातियों के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो सब क्या कहलाती है, वो जैव विविधता कहलाती है। अब इसकी एक ऑथेंटिक परिभाषा देखते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका ने 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है, जिसका नाम था प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट, आकलन रिपोर्ट। और इस प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट 1987 के द्वारा जैव विविधता की परिभाषा दी गई। तो वो परिभाषा आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैव विविधता क्या दी गई, परिभाषा दी गई, इसको डिफाइन किया गया था। प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट को इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, 1987। इसके द्वारा जैव विविधता की परिभाषा दी गई थी। और वो परिभाषा क्या थी, देखिए वो परिभाषा क्या थी। तो वो परिभाषा थी कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, ठीक है, इसके साथ विषमता एवं पारिस्थितिक जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसका नाम था प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट 1987। इसने जैव विविधता की अपनी एक परिभाषा दी थी और यह काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी कि जीव जंतु में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, विषमताएं और पारिस्थितिक जटिलता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। इसका मोटा रूप मैंने आपको ये समझा दिया कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अब देखते हैं इस जैव विविधता के हम स्तर की बात करते हैं, इनके लेवल की बात करते हैं, जैव विविधता के स्तर अब स्तर की बात करें। देखो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है, ठीक है, यानी कि जब भी पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रह सकता है जब हर तरह के प्राणी हैं वो हर क्षेत्र में उपस्थित हों। इसी कारण जैव विविधता का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोलॉजी सिस्टम में। अब देखिए इसके स्तर की बात करें तो पहली हम विविधता के बारे में पढ़ते हैं, वो है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता, ठीक है। अब प्रजाति विविधता को तो आप तब समझोगे जब पहले तो आपको पता होगा कि प्रजाति क्या होती है, इनकी स्पीशीज क्या होती है, प्रजाति। तो देखिए प्रजाति की एक सही डेफिनेशन ये हो सकती है कि एक क्षेत्र विशेष में या किसी परिवेश में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, ठीक है, जो एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, यानी कि विशेष में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के ऐसे जीव जो उस क्षेत्र विशेष में रहकर संतान उत्पन्न कर सकते हैं, किसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा। तो वो क्या कहलाती है, वो विशेष जीवों का समूह कहलाता है प्रजाति। क्षेत्र विशेष में, उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर, विशेष ऐसे लगते हैं, क्षेत्र विशेष में जीवों का समूह, ठीक है, जो क्या करता है, जो प्रजनन से संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है,
वो प्रजाति कहलाती है। उन जीवों का समूह क्या कहलाता है? इन जीवों का समूह कहलाता है प्रजाति कहलाती है, इनकी स्पीसीज उनको कहते हैं। अब क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली ऐसी बहुत सारी जो प्रजाति मौजूद होंगी, तो उन प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती? जैव विविधता कहलाएगी, उनकी प्रजाति विविधता कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। तो पहला लेवल हमने देखा प्रजाति विविधता के आधार पर। दूसरा लेवल हम देखते हैं आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता, अब देख आनुवांशिक विविधता की बात करें तो ऐसी विविधता जो एक ही प्रजाति के मध्य पाई जाती है, एक ही प्रजाति के मध्य आनुवांशिक कारणों के पाई जाने वाली विविधता, जो विविधता आनुवांशिक कारणों के कारण विविधता पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं किसी एक ही प्रजाति के मध्य, तो वो आनुवांशिक विविधता कहलाती है। अब देखिए आनुवांशिक विविधता का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है? जीन, क्योंकि जीन ही होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक है, आनुवांशिकी की जो मैंने जेनेटिक्स पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3। तो एक ही प्रजाति के मध्य जीन के कारण, जो आनुवांशिक संरचनाओं के कारण, ठीक है, जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, तो उन प्रजातियों के मध्य विभिन्नताओं का जो कारण बनता है वो क्या होता है? जीन होता है, और इसको कहा जाता है आनुवांशिक विविधता। वो होती है जो एक ही प्रजाति के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नताएं होती हैं, क्या कहलाती है? आनुवांशिक विविधता कहलाती है। अब देखिए आनुवांशिक विविधता के बहुत से कारण होते हैं और बहुत से फायदे भी हैं। तो देखिए आनुवांशिक विविधता के यदि फायदों की बात की जाए तो देखिए जब एक ही प्रजाति में धीरे धीरे जीनों के कारण उनमें क्या डेवलपमेंट होता जाता है, वो विकास करते जाते हैं, ठीक है, और उनके अंदर विषमताएं पैदा हो जाती है, तो उनमें एक क्षमता आ जाती है कि वो किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी वातावरण में अपने आप को उसके अनुकूल बना सकें। और जब वो उस वातावरण के अनुकूल बना देंगे तो उनके ऊपर हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर खतरा, यानी कि उनके विलुप्त होने की कगार है, विलुप्त होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। देखिए कैसे, यदि कोई भी एक प्रजाति है, ठीक है, यदि वो प्रजाति ऐसे की ऐसी रहती है जैसे वो पहले थी, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, वो उस इकोलॉजी सिस्टम के थ्रू अपने आप को बदल नहीं पाते, यानी कि वो उस माहौल में ढल नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो हमेशा चेंज होता रहता है, क्लाइमेट बदलता रहता है, यदि वो उस माहौल में अपने आप को बदलाव नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे वो क्या खत्म होने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जीव होते हैं जो आनुवांशिक परिवर्तनों के कारण, उसी प्रजाति के जीव होते हैं जो आनुवांशिक परिवर्तनों के कारण अपने आप में विकास कर पाते हैं और वो उस माहौल में ढल जाते हैं। तो जब ऐसा होने लगता है तो वो जीव तो बचे रह जाएंगे, ठीक है, और जो पहले से बने हुए, जो पहले से जैसे थे वो क्या खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, प्रजाति तो बनी ही रहेगी, यानी कि प्रजाति के विलुप्त होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। किसके कारण? आनुवांशिक विविधता के कारण। तो मेन बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए तीसरी विविधता की यदि बात की जाए वो है पारिस्थितिक विविधता। अब देखिए पारिस्थितिक विविधता के बारे में तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोलॉजी सिस्टम होता है, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें कौन कौन आते हैं? जैविक घटकों में आते हैं पशु, पादप, और अजैविक घटकों में आते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, बैक्टीरिया सॉरी मतलब जैव जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस कह सकते हैं इनको, हमें तो ये आपको याद रखना है। तो इन सबसे, इन घटकों से मिलकर बना होता है पारिस्थितिक तंत्र। और जब पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं, चाहे वो पादप से रिलेटेड हो, चाहे वो पशुओं से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वो विभिन्नता ही क्या कहलाती हैं? पारिस्थितिक विविधता कहलाती हैं। देखिए पारिस्थितिक विविधता पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करती है, और पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। जैसे देखिए मरुस्थल है, तो मरुस्थल अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें पाए जाने वाले जीव हैं, इस मरुस्थल के क्लाइमेट, इसकी जलवायु के अकॉर्डिंग वहां पर बनते हैं, ठीक है। उनका वो क्या है, वहां पे उनका जन्म होता है, वो उसमें ढलते हैं, उसमें वो मर जाते हैं। तो वो कैसे होंगे? वो मरुस्थल में होंगे, क्योंकि उनका क्लाइमेट कैसा है? मरुस्थल ही है, ठीक है। यदि वो मरुस्थल से उनको उठाकर दूसरी जगह रख दिया जाए तो उनमें यदि आनुवांशिक विविधता यदि उत्पन्न नहीं होगी तो वो जीव है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक मरुस्थल हो गया, देखो पहाड़ है, ये अपने आप में क्या एक इकोलॉजी सिस्टम है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र है। समुद्र की बात की जाए, समुद्र ये अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन ये क्या, सबके सब पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो इनमें पेड़ पौधे, ठीक है,
पेड़ पौधे और जानवरों से रिलेटेड जो भी विषमताएं, जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता कहलाती है। ये आपको याद रखना है। इस तरह से जैव विविधता के स्तर मैंने आपको बता दिए, इसके लेवल मैंने आपको बता दिए। देखिए इसमें और भी दे रखे हैं, नम भूमि वाला क्षेत्र है, नदी घाटी है, ये भी मैंने, ठीक है, ये भी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि देखिए किसी पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा देखिए पहले, किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव जंतुओं के परस्पर तथा उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों में अंतः क्रिया से निर्मित तंत्र क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटकों की जब आपस में क्रिया होती है तो उनसे संबंधित जो भी तंत्र होता है, सिस्टम होता है, वो इकोलॉजी सिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर अनेक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मरुस्थल है, पहाड़ है, उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है, ठीक है, इसके नम भूमि वाला क्षेत्र है, नदी घाटी है और घास के मैदान है, ठीक है, मरुस्थल है। ये क्या है, ये अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होते हैं और इन पारिस्थितिक तंत्रों की अपनी भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषता होती हैं और यही भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताओं में कोई भी जीव है वो अपना विकास करता है। तो जिस कारण वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पौधों में क्या आती है, विभिन्नताएं होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इन्हीं विभिन्नता को ही पारिस्थितिक तंत्र की विविधता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद पढ़ते हैं वैश्विक जैव विविधता यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो वैश्विक जैव विविधता क्या होती है, इसमें देखिए, इसमें आपको देखिए कुछ आंकड़े दे रखे हैं, ये आपको याद रखने या आप याद रख सकते हो, तो आपको ये आंकड़े ही इसमें याद रखने। देखिए वैश्विक जैव विविधता में बताया गया है, इसमें पूरे विश्व की जैव विविधता के बारे में बताया गया और एक असेसमेंट दिया गया था, यानी कि एक आकलन रिपोर्ट दी गई है जिसके अनुसार पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की संख्या के बारे में बताया गया है, इस प्रजाति में कितने जीव पाए जाते हैं। देखिए मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 17 से 20 लाख प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें कि 50 से 300 लाख प्रजातियां हैं वो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, लेकिन इन 50 से 300 लाख प्रजातियों में से केवल 17 से 20 लाख प्रजातियों के बारे में हमको क्या है, पता है। ठीक है, तो बाकी ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जिनके बारे में तो हमको पता ही नहीं है और धीरे धीरे उनकी खोज होती रहती है। तो देखिए सबसे ज्यादा जैव विविधता की बात करें तो जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र है, ठीक है, उस पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और जब हम भूमध्य रेखा से दूर चलते जाते हैं तो जैव विविधता का स्तर है वो कम होता जाता है, यानी कि जैव विविधता में कमी आती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जैव विविधता की बात की जाए तो देखिए दक्षिणी अमेरिका का जो मध्य वाला क्षेत्र है और दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है वो काफी सघन है। किसके लिए, जैव विविधता के लिए। यहाँ पर जीवधारियों में काफी विषमताएं देखने को मिलती हैं और यहाँ पर पृथ्वी के ज्यादातर जो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है, तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। विश्व की लगभग 2/3 वनस्पति प्रजातियां और कशेरुकी प्राणी, यानी कि ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कशेरुकी कहा जाता है। ठीक है, तो 2/3 वनस्पति प्रजातियां, कशेरुकी प्राणियों की 30% और कीटों की 90% जो प्रजातियां हमें इन्हीं से मिलती है। किससे, उष्णकटिबंधीय वनों वाले क्षेत्रों से, जो कहां पर पाई जाते हैं, जो ज्यादातर पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका के मध्य वाले क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में। ठीक है, इनमें देखो 30% तो क्या पाए जाते कशेरुकी प्राणी और 2/3, इसके 2/3 पाए जाते हैं कौन, वनस्पति प्रजातियां। ठीक है, और 90% प्रजातियां हैं कीटों की, वो यहीं पर ही पाई जाती हैं। यानी कह सकते हैं कि इनका जो क्षेत्र है वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 7% है। कितना है, 7% एक पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का घेरते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार की वर्ष 1999 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें विश्व स्तर पर पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों का विवरण दिया गया है। यानी कि भारत सरकार के
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा 1999 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें विश्व भर में पाई जाने वाली जितनी भी वनस्पति हैं, ठीक है, या जीव हैं, उनकी प्रजातियों के बारे में बताया गया था कि कौन सी प्रजाति के जीव हैं वो कितनी संख्या में पाए जाते हैं, कितनी संख्या में उन जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी उस रिपोर्ट में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें रिपोर्ट में दे रखा पादप जगत यानी कि प्लांट्स का अलग बता रखा है और एनिमल्स का अलग बता रखा है। तो देखिए ये आंकड़े हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे और ऐसे के ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। इसमें ग्राफिकल बना के आपको स्ट्रक्चर बना के समझा रखा है। तो देखिए वायरस की बता रखा है कि वायरस है वो 4000 प्रजातियों में पाए जाते हैं, शैवाल हैं वो 40000 प्रजातियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा 72000 प्रजातियों में फंगस पाए जाते हैं, फफूंद पाई जाती है। लाइकेन होते हैं, लाइकेन होती है वो 17,000 प्रजातियों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा है वो 16,000 में, टेरिडोफाइटा है वो 13,000 में, नग्न जीवी पादप होते हैं वो 750 प्रजातियां पाई जाती हैं। आवर्त जीवी पादप होते हैं वो 2,50,000 की प्रजातियां पाई जाती हैं और जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो 4,000 प्रजातियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए जंतु जगत की बात की तो मोलस्क है वो 66,535 है, ऑर्थोपोडा है 9,87,949 है, अन्य कशेरुक प्राणी है 87,121 है, प्रोटोकोडेटा है 2,106, मछली वर्ग है पिसीज वर्ग है वो 21,723, उभयचर होते हैं रेप्टिलिया वो 5,150, सरीसृप 5,117, प्रोटिस्टा 31,259, पक्षी वर्ग है 9,026, स्तनधारी वो 4,629। देखिए ये आंकड़े हैं, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वैसे दे रखा है आपको सिर्फ समझने के लिए, आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, इतना जरूरी भी नहीं है। मेन पॉइंट है वो आपको ये याद रखने हैं कि जैव विविधता के लेवल आपको याद रखने हैं, ये परिभाषा डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, प्रौद्योगिकी आंकड़ा रिपोर्ट, उसके अनुसार जैव विविधता की क्या परिभाषा है वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं कि भारत की जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ से आगे, क्योंकि यहाँ से आगे हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, यानी कि जैव विविधता के तत्व स्थल के बारे में। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है और वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत की जैव विविधता के बारे में यदि हम बात करें तो भारत है, देखिए भारत है वो जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध देश है। भारत में विश्व की कुल भूमि की मात्र 2.4% भूमि ही है, यानी कि जितना पूरा भूमि का भूभाग है पूरे विश्व में तो 2.4% है वो भूभाग भारत में पाया जाता है। ठीक है, और जैव विविधता की बात करें तो भारत में पूरे विश्व की 7 से 8% जैव विविधता है वो पाई जाती है अकेले भारत में। और देखिए यहाँ पारिस्थितिक तंत्र है वो घास के मैदान है, उष्ण वर्षा वन है, शीतोष्ण वन है, मैग्रोव है, प्रवाल भित्तियां हैं, नदी घाटी द्वीप है, मरुस्थल है। तो यही कारण है कि भारत विश्व के 17 बृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। तो भारत कितने 17 ऐसे देश जिनमें ज्यादा विविधता पाई जाती है उनमें ये शामिल है। ठीक है, अब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की 2009 की रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत में पाई जाने वाली 45,968 वनस्पति प्रजातियां मिली और 51,364 जंतु प्रजातियों की पहचान हुई है। कितनी 45,968 कौन है वनस्पति प्रजातियां हैं और 51,364 हैं, 51,364 है वो जंतु की प्रजातियां हैं। और वनस्पति प्रजातियों में लगभग 16,000 फूल हैं, फूल फल वाले पौधे हैं। ठीक है, 12,500 फफूंद वाले हैं, 2,500 ब्रायोफाइट हैं, 2300 शैवाल हैं, 1600 लाइकेन हैं, 1000 फर्न की प्रजाति समेत हैं। इस प्रकार यदि जंतु में स्तनधारियों की बात की जाए तो 397 है, पक्षियों की बात की जाए तो 1232 है, सरीसृपों की बात की जाए तो 460 है, उभयचरों की बात की जाए एम्फीबियन की बात की जाए तो 240 है, मछलियों की बात की जाए 2546 है, कीटों की बात की जाए तो 59,300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कृषि विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में सहयोग के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर, यानी कि विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है। भारत में लगभग 167 प्रजातियों की खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ चावल की लगभग 50,000 एवं आम की 1000 किस्में भी पाई जाती हैं। देखिए इसमें आंकड़े दे रखे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे आप कैसे भी याद करो, चाहे आपको रट के याद करना है, कैसे भी याद करना है तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। इनको समझाने का कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको याद करवा दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये लास्ट वाले चैप्टर कुछ ऐसे ही हैं, ये आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, मैं केवल आपको समझाने वाली चीज़ें वो समझा सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जैव विविधता के तत्व स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक बार हम
मैं बोर्ड रफ कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जैव विविधता, जैव विविधता तत्व स्थल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट। अब देखिए जैव विविधता तत्व स्थल किसको कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं? तो देखिए ऐसे स्थल, ऐसे स्थान जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जैव विविधता तत्व स्थल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनको कहते हैं, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि वहां पर प्रजाति विविधता बहुत होती है, आनुवंशिक विविधता बहुत होती है, पारिस्थितिक विविधता बहुत पाई जाती है, ठीक है। तो उनको कहा जाता है जैव विविधता तत्व स्थल, तप्त स्थल, ठीक है। अब देखिए इस जैव विविधता तत्व स्थल की सबसे पहले जो प्रस्तुतिकरण किया गया था, यह इसकी जो संकल्पना दी थी वो ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनका नाम था नॉर्मन मेयर्स, ठीक है। ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे नॉर्मन मेयर्स, और इन्होंने 1988 में जैव विविधता तत्व स्थल की क्या दी थी? अवधारणा दी थी, ठीक है। और इनकी अवधारणा के बाद पूरे विश्व में 1999 में 25 जैव विविधता तत्व स्थल बनाए गए 1999 में, ठीक है। इसके बाद बात की जाए वर्तमान में पूरे विश्व में 34 जैव विविधता तत्व स्थल हैं। कितने? 34 जैव विविधता तत्व स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्थित है, ठीक है। 34 हैं वर्तमान में। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी भी स्थल को जैव विविधता तत्व स्थल कब घोषित किया जाता है, यानी कि कोई भी स्थान है उसको कब हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाएंगे, ठीक है। कब बनाएंगे उसको हम? तो उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 2 शर्तें होती हैं। उन 2 शर्तों का पूरा करना इसके लिए आवश्यक है। और हम बात करें कि वर्तमान में जो विश्व में 34 जैव विविधता तत्व स्थल बनाए गए हैं, यानी कि हॉटस्पॉट बनाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के, तो वो पूरे यदि पृथ्वी की बात की जाए तो उसका 2.3% स्थान घेरते हैं, ठीक है। कितना स्थान घेरते हैं? 2.3% स्थान घेरते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पृथ्वी के भूभाग का। अब 2 शर्त कौन कौन सी है? देखिए, यदि हम पहली शर्त की बात करें, किसी भी स्थान को हम जैव विविधता तत्व स्थल या हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तब घोषित करेंगे कि वहां पर पूरे पृथ्वी में जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं उन प्रजातियों का 0.5% प्रजातियां हैं वहां पर उपस्थित होनी चाहिए। कितनी? 0.5% जो प्रजातियां हैं वो उपस्थित होनी चाहिए उस स्थान में। इसके अलावा यदि प्रजातियों की संख्या के बारे में बात की जाए तो कम से कम 1500 प्रजातियां उपस्थित हों, ठीक है। उस स्थान में पृथ्वी की प्रजातियों की 0.5% प्रजातियां उपस्थित हो, या फिर संख्या के आधार पर कम से कम 1500 प्रजातियां हैं वो उपस्थित होनी चाहिए, तब उस स्थान को हम जैव विविधता तत्व स्थल घोषित करेंगे, ठीक है। दूसरी शर्त यदि हम बात की जाए, दूसरी शर्त है कि उस स्थान का करीब 70% भाग है वो खत्म हो चुका हो या पूरी तरह से उजड़ चुका हो, ठीक है। और दूसरे रूप में बात करें कि मानव द्वारा, या कह सकते हैं कि मानव की गतिविधियों से वह स्थान खतरे में हो, ठीक है।
तो तब उस स्थान के संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट उस स्थान को घोषित किया जाता है। ठीक है, उस स्थान को घोषित किया जाता है और उस पर अनेक कार्यक्रम बनाए जाते हैं उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए, अनेक योजना चलाई जाती है उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए, उस स्थान के बचाव के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि 1999 में तो 25 थे और वर्तमान में कितने हैं, 34 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं बायोडायवर्सिटी के पूरे विश्व में। किसमें? पूरे विश्व में बनाए गए हैं। अब इनमें देखिए कितनी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये देखिए, यदि हम बात करें वनस्पति की प्रजातियों की बात करें तो वनस्पति की प्रजातियां पूरे विश्व में जितनी पाई जाती हैं, इन विश्व के हॉटस्पॉट में, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में करीब 50% प्रजातियां तो इनमें ही पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि मीठे पानी की मछलियों की बात की जाए, तो वो 55% मछलियां यहीं से पाई जाती हैं। ठीक है, और 45% यहां पर रीढ़धारी जानवर पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है कशेरुकी प्राणी पाए जाते हैं। कितने? 45% कशेरुकी प्राणी पाए जाते हैं। अब ये पूरे के पूरे जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये कितना स्थान घेरते हैं? पूरी जैव भूमि का, पृथ्वी का 2.3% स्थान घेरते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जैव विविधता तत्व स्थल की बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये मेन है, ये आपको ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, प्रमुख बात आपको याद रखनी है कि कब बनाया जाना चाहिए, कि जब वहां पर 0.5% प्रजातियां उपस्थित हो, 1500 प्रजातियों उपस्थित हो, 70% भाग उजड़ चुका हो या मानव द्वारा वो स्थान खतरे की स्थिति में हो। इसकी अवधारणा दी थी ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञान की इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन मेयर्स, और 1988 में इन्होंने ये अवधारणा दी थी कि किस स्थल को कब जैव विविधता तत्व स्थल घोषित किया जाना चाहिए। ठीक है, पहले 1999 में 25 स्थल थे पूरे विश्व में और वर्तमान में 34 हैं जो 2.3% हिस्सा घेरते हैं। अब कौन कौन से स्थल हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, विश्व के कुछ प्रमुख जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनके नाम दे रखे हैं। अटलांटिका वन है, पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत हैं, मेडागास्कर के द्वीप समूह है, मध्य अमेरिका है, कोलंबिया चौको है, मध्य चिली है, और भारत की बात की जाए तो पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, श्रीलंका में क्या आता है, श्रीलंका है, और इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है। ये किसके अंदर आते हैं? ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। प्रमुख क्षेत्र हैं जो विश्व के बायोडायवर्सिटी यानी कि तत्व स्थल घोषित किए गए हैं जैव विविधता के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत के जैव विविधता तत्व स्थल के बारे में, यानी कि भारत में यानी कि कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पाए जाते हैं बाद में देखिए मैंने आपको बताया था, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसके अलावा है इंडो बर्मा वाला क्षेत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो इनमें कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं उन प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इनके आवास का विखंडन कैसे हो रहा है और इनका संरक्षण है, वो जैव विविधता का संरक्षण है वो हमको किस प्रकार से करना चाहिए, संरक्षण के प्रकार कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये हम पढ़ेंगे आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने आपको मेन समझा है, बोर्ड पर मैंने आपको समझा दिया था जो समझाने वाला था। बाकी आंकड़े हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, आपकी बुक में दे ही रखे हैं। ठीक है, मैं उसमें कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपकी बुक में दे रखे हैं, आपको ऐसे ही आंकड़े याद करने पड़ेंगे। समझाने वाला टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इस सेशन को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो नए लोग आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से घर बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।